कल्पना कीजिए एक ऐसे विमान की, रात का अंधेरा है, कोई आवाज नहीं, और वो दुश्मन की सबसे मजबूत सुरक्षा को चीरता हुआ निकल जाता है। एक ऐसा हथियार जो इतिहास बदलने की ताकत रखता हो, पर खुद एक साये की तरह रहे। बिल्कुल। ये है B2 स्पिरिट, और कीमत प्रति विमान $2 अरब, अब तक का सबसे महंगा विमान। जी हाँ। और आज हम इसी की कहानी और तकनीक को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि इसने हवाई युद्ध के मायने ही बदल दिए हैं। हाँ, इसकी कहानी असल में शीत युद्ध के दौरान शुरू होती है, 70 के दशक में। अच्छा। तब अमेरिका के जो पुराने B-52 बॉम्बर थे, वो सोवियत संघ के नए एयर डिफेंस सिस्टम के सामने कह सकते हैं कमजोर पड़ने लगे थे। तो जरूरत थी कुछ नई की। बिल्कुल। एक ऐसे बॉम्बर की जो चुपके से बिना पता चले दुश्मन के इलाके में घुस सके। ये सिर्फ सैन्य बढ़त की बात नहीं थी, परमाणु संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी था। और यहीं से एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर यानी ATB प्रोग्राम शुरू हुआ। तो चलिए पता लगाते हैं कि कैसे ये 50 मीटर चौड़ा भारी भरकम विमान रडार को धोखा दे देता है, और ये ऐसा अजीब सा क्यों दिखता है, जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हो। हाँ हाँ। हमारी आज की ये पड़ताल B2 की तकनीक, इसके इतिहास और दुनिया की सुरक्षा पर इसके असर को समझने पर केंद्रित रहेगी। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका जो मूल आइडिया है वो कोई नया नहीं है। अच्छा। हाँ, ये दशकों पहले सोचा गया था। 40 के दशक में जैक नॉर्थरोप नाम के एक डिजाइनर थे। जैक नॉर्थरोप, हाँ सुना है नाम। उन्होंने एक फ्लाइंग विंग डिजाइन का सपना देखा था, YB-49 विमान। वो अपने समय से बहुत आगे की चीज थी। लेकिन उस समय कंप्यूटर इतने ताकतवर नहीं थे कि उसे संभाल सकें। वो अस्थिर रहता था। तो 1949 में उसे बंद कर दिया गया। सारे प्रोटोटाइप नष्ट कर दिए गए। ओह, लेकिन फिर ये B2 कैसे बना? कहानी खत्म नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब 1978 में ATB प्रोग्राम शुरू हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट जानते किसे मिला? नॉर्थरोप को? नॉर्थरोप कॉरपोरेशन को ही। मानो जैक नॉर्थरोप का वो पुराना सपना दशकों बाद नई तकनीक के साथ फिर जी उठाओ। वाह, ये तो कमाल की बात है। अब आते हैं इसके डिजाइन पर। ये जो अजीब सा दिखने वाला फ्लाइंग विंग है ना, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। कैसे, मतलब सिर्फ दिखने में अलग है या? नहीं नहीं, ये डिजाइन रडार पर इसकी जो छाप बनती है, जिसे रडार क्रॉस सेक्शन कहते हैं, उसको अविश्वसनीय रूप से कम कर देता है। अच्छा। और हवा में उड़ने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। कोई अलग से ढांचा नहीं, कोई पूंछ नहीं, बस एक बड़ा सा फैला हुआ पंख। लेकिन सिर्फ आकार से तो बात नहीं बनती होगी, इसकी सतह पर भी कुछ खास है क्या? हाँ, असली जादू तो सतह पर ही है। इस पर एक टॉप सीक्रेट परत चढ़ी है, रडार सोखने वाली सामग्री, रैम कहते हैं इसे। रडार सोखने वाली मतलब ये रडार की तरंगों को वापस सिग्नल स्टेशन पर भेजने के बजाय सोख लेती है, गायब कर देती है एक तरह से। हम्म। और विमान की जो बाहरी सतह है वो भी बड़े बड़े चिकने पैनलों से बनी है। जोड़ों को कम से कम रखा गया है। क्यों? क्योंकि हर किनारा, हर जोड़ रडार की तरंगों को बिखेर सकता है, जिससे विमान का पता चल सकता है। समझ गए। और इंजन तो बहुत गर्मी पैदा करते होंगे, उसे कैसे छुपाते हैं? इंफ्रारेड सेंसर पकड़ सकते हैं ना? सही सवाल है। इसके जो 4 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन हैं, वो विमान के अंदर काफी गहरे छुपाए गए हैं। अच्छा। हवा खींचने के रास्ते भी पंखों के ऊपर हैं, नीचे नहीं, ताकि जमीन से कम दिखें। और जो एग्जॉस्ट यानी धुआं निकलता है, हाँ। उसे पहले ठंडा किया जाता है, फिर पीछे की तरफ एक बड़े एरिया में फैलाकर छोड़ा जाता है। इससे उसका हीट सिग्नेचर, मतलब गर्मी से बनने वाली पहचान, बहुत कम हो जाती है। गजब। और ये बना किस चीज से है? एल्यूमिनियम तो नहीं होगा? नहीं, ज्यादातर कार्बन ग्रेफाइट कंपोजिट मटेरियल से। ये हल्का भी है, मजबूत भी, और रडार के लिए लगभग पारदर्शी भी है। आपने YB-49 की अस्थिरता की बात की थी, तो क्या B2 के साथ भी वही दिक्कत है? देखिए, फ्लाइंग विंग डिजाइन स्वाभाविक रूप से अस्थिर होते हैं, ये सच है। तो फिर? लेकिन B2 इसे संभालता है एक बहुत ही एडवांस्ड फ्लाई बाय वायर कंप्यूटर सिस्टम से। फ्लाई बाय वायर? हाँ, मतलब पायलट के कंट्रोल सीधे मैकेनिकल लिंक से पंखों तक नहीं जाते, बल्कि कंप्यूटर को सिग्नल भेजते हैं, और कंप्यूटर फिर विमान को कंट्रोल करता है। ये सिस्टम लगातार मिलीसेकंड में छोटे छोटे सुधार करता रहता है विमान को स्थिर रखने के लिए। अच्छा। ये इतना जबरदस्त सिस्टम है कि B2 हवा में ऐसे करतब कर सकता है जो इस आकार के विमान के लिए सोचना भी मुश्किल है। जब 1988 में इसे पहली बार दुनिया ने देखा होगा, तब तो तहलका मच गया होगा। बिल्कुल।
ये भविष्य की झलक जैसा था। कहते हैं इसके अंदर 130 से ज्यादा कंप्यूटर हर चीज को संभालते हैं और रडार क्रॉस सेक्शन B-52 की तुलना में 1000 गुना छोटा। 1000 गुना? मतलब रडार पर इसे ढूंढना वाकई एक कबूतर को ढूंढने जैसा होगा। हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। तो ये अदृश्य होने के अलावा असल में हथियार कितने ले जा सकता है? इसकी मारक क्षमता क्या है? ये करीब 20 टन वजन के हथियार ले जा सकता है, पारंपरिक बम भी और परमाणु हथियार भी। 20 टन? काफी ज्यादा है। हाँ, आम मिशन में ये 80 अलग-अलग ठिकानों पर मार करने वाले GPS गाइडेड बम ले जा सकता है। एक साथ 80 निशाने। ओह, या फिर अगर जरूरत हो तो एक बहुत बड़ा 15 टन का GBU-57 बम। इसे बंकर बस्टर कहते हैं। बंकर बस्टर। जी, ये जमीन के बहुत नीचे बने मजबूत बंकरों को भी तबाह कर सकता है। और ये कितनी दूर तक उड़ान भर सकता है? रेंज क्या है इसकी? एक बार फ्यूल भरने पर 11,000 किलोमीटर से ज्यादा, और हवा में रिफ्यूलिंग की जा सकती है। मतलब दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है? बिल्कुल, इसकी पहुंच पूरी पृथ्वी पर है। ये करीब 50,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इसे उड़ाते कितने लोग हैं? सिर्फ 2 लोग, एक पायलट और एक मिशन कमांडर। और एक और खास बात, क्या? अगर कभी GPS जाम हो जाए या काम ना करे तो ये तारों की मदद से भी अपना रास्ता ढूंढ सकता है, नेविगेट कर सकता है। कमाल है। लेकिन फिर वही सवाल, $2 अरब प्रति विमान, ये लागत तो कुछ ज्यादा नहीं है? सवाल तो उठे हैं, बिल्कुल उठे हैं। इसकी वजह भी है। एक तो ये तकनीक बहुत नई और गुप्त है। दूसरा, ये बने ही बहुत कम है, सिर्फ 21। सिर्फ 21? हाँ, और इनका रख रखाव बहुत महंगा है। खासकर वो जो रडार सोखने वाली परख है ना, रैम, उसे बार बार मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन जो इसके समर्थक हैं वो कहते हैं कि इसकी जो अनोखी क्षमता है, जो कोई और विमान नहीं कर सकता, वो इस कीमत को सही ठहराती है। और अब भविष्य क्या है? क्या B-20 का कोई उत्तराधिकारी भी आ रहा है? हाँ बिल्कुल, वायुसेना अब B-21 रीडर पर काम कर रही है। B-21 रीडर? हाँ, उम्मीद है कि ये B-2 से छोटा होगा, बनाने और ऑपरेट करने में सस्ता होगा, जिससे वायुसेना ज्यादा संख्या में ऐसे विमान रख सकेगी। तो ये भी स्टेल्थ होगा? हाँ, और शायद B-2 से भी ज्यादा एडवांस्ड। ये सिर्फ एक बॉम्बर नहीं होगा, बल्कि एक तरह का इंटेलिजेंस हब भी होगा। इसे शायद पहला 6th जनरेशन यानी छठी पीढ़ी का विमान माना जा रहा है। तो आज हमने देखा कि कैसे शीत युद्ध की जरूरतें और जैक नॉर्थरॉप जैसे लोगों के दशकों पुराने सपनों ने मिलकर B-2 स्पिरिट जैसे क्रांतिकारी विमान को जन्म दिया। हाँ, अत्याधुनिक स्टेल्थ तकनीक, अविश्वसनीय क्षमताएं और उतनी अविश्वसनीय लागत। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि हवाई युद्ध की सोच में एक क्रांति थी। बिल्कुल, इसने दिखा दिया कि पूरी तरह अदृश्य रहकर दुनिया के किसी भी कोने में हमला करना संभव है। इसने सिर्फ रडार को नहीं, बल्कि पूरी सामरिक सोच को चुनौती दी, उसे बदल दिया। और अब जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, क्या भविष्य में अदृश्य होने का मतलब सिर्फ रडार से बचना ही रहेगा, या आने वाले समय में संघर्षों में अदृश्यता के कुछ ऐसे नए आयाम सामने आएंगे जिनका सामना करने के लिए हमें आज ही सोचना शुरू कर देना चाहिए?